Good morning, class 7th, my dear students. Today we are going to start chapter number 3 of geography, and the chapter name is Our Changing Earth. Very interesting topic. Our Changing Earth. We talk about the changes in our earth, in the crust, and the and atmosphere and lithosphere. All the spheres you already read in chapter number 1. ओके तो इस चैप्टर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप सबसे पहले ये समझ पाएंगे अच्छे से कि जो अर्थक्वेक आता है या इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी अर्थ पे, उसके मेन रीजंस क्या हैं। आप कुछ एक दो अच्छी चीज़ों के बारे में जानेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे आज की क्लास में। तो हम ज़रा इसको स्टार्ट करें। देखिए यहाँ से, अच्छा नोट्स तो आप सब लोग जानते हैं किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। आप लास्ट ईयर से मतलब मेरी नॉलेज में हैं स्टूडेंट सारे, और सब लोग अच्छे से जानते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी है तो आई थिंक हमने ऑफलाइन क्लासेस में उसको अच्छे से ज़रूर समझाया है, बताया है। हम बहुत फास्ट नहीं चले हैं, बहुत स्लोली चले हैं। और इस चैप्टर की एक्टिविटी भी आपको दी जाएगी बनाने के लिए, और वो एक्टिविटी कौन सी होंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। The lithosphere is broken into number of plates known as lithosphere plates. कहने का मतलब है कि जो लिथोस्फेयर है वो बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड है या बटा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अच्छा ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है, कभी सोच के देखा है आपने? रीज़न ये है कि जैसे हम किसी भी सरफेस को देखें, अगर हम अपने आसपास देखें जहाँ हमारा घर बना होता है, आपने कभी कोशिश की है कि जब हमारे घर की नींव बन रही होती है तो नींव बनते बनते जब हम उसका एक प्लॉट को करते हैं और तो नीचे से भी हम इस तरह से कुछ खोदते हैं। हम हर तरह की कमरे के जो हमारा बाथरूम होता है, किचन होता है या अदर चीज़ें होती हैं, उनको हम हर तरह से काटते हैं। तो क्या आपको महसूस होता है कि वो कई सारी चीज़ों में डिवाइडेड सा हो जाता है वो ज़मीन का टुकड़ा, और अब वो कुछ दीवारों से चिन के बनाया गया है, नींव बनी है, इसलिए वो कुछ इस तरह के नंबर ऑफ प्लेट्स की तरह डिवाइडेड है। एक प्लेट ये, दूसरी ये, तीसरी ये, कुछ इस तरह से डिवाइडेड लगता है ना आपको। ठीक वैसे ही बेटा हमारी जो लिथोस्फेयर है वो इसी तरह से डिवाइड है, सॉइल का पार्ट है जो। तो उन सभी को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे ये छोटा सा जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा, ये नोट्स की तरह अपने पे लिखेंगे भी। ओके, जब हम इन सारी चीज़ों पे चले जाते हैं तो हम एक चीज़ और समझ रहे होते हैं, क्या कि आप देखते हैं कि ये जो प्लेट्स होती हैं ना, ये हमारे आसपास बहुत मतलब आसानी से मतलब घूमती रहती हैं, हमें पता नहीं चलता है। ये ठीक वैसे ही होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखना चाहें कि एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था क्लास में कि सर ऐसा क्यों है कि हमारे आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारी चीज़ें मूव करती हैं और हमें महसूस नहीं होता। तो वो कहने का मतलब ये था, मैंने आंसर में कहा था कि बेटा वो इतनी स्लोली होती हैं कि हमें पता नहीं चलता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा वर्क कर रहा है कि हमें कभी पता चलता ही नहीं है। तो वही बात है कि दीज प्लेट्स मूव्स अराउंड वेरी स्लोली। ये प्लेट्स जो होती है ना बहुत स्लोली मूव करती हैं हमारे नीचे, हमारे सरफेस में, हमारे अर्थ पे, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। और ऐसा होता है कि अब मिलीमीटर तो आप जानते हैं कितना छोटा सा मूवमेंट होता है, एक साल में कुछ जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स के बराबर ही वो मूव करती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अच्छा वो इस तरह से होता क्यों है, रीज़न क्या है? अगर क्वेश्चन आए कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो इतना स्लोली मूव क्यों करती हैं, तो बेटा आंसर यहाँ से मिलेगा आपको। आंसर क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये हमने पहले भी बताया आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा रहे थे कि अंदर से जो मैग्मा है हमारा, पिघलता हुआ, खौलता हुआ मोल्टन मैग्मा, वो जो है अंदर मूवमेंट करता है, इस वजह से वो प्लेट्स भी मूवमेंट करती हैं।
द मोल्टन magma inside the earth moved into a circular manner as shown in the activity। अभी जब एक्टिविटी हम देखेंगे तब पता चलेगा कि जो माग्मा है वो सर्कुलर मैनर में, सर्कुलर मतलब कुछ इस तरह से, सर्कुलर कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, मतलब एक प्रॉपर मैनर में, मतलब जो है वो अपना एक्टिविटी करता है नीचे अर्थ की सरफेस में। उसके बाद वो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं हमारे आसपास वो इसी चीज़ से होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, जब ये मूवमेंट होते हैं तो इसी की वजह से हमारे अर्थ की सरफेस पे बेटा कुछ चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। अच्छा, हम पहले भी बात कर चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और कई तरह की चीज़ों के बारे में। तो बात क्या है कि जो अर्थ के मूवमेंट हैं वो डिवाइडेड हैं इस बेस पे कि फोर्स जो लग रहे हैं उसके कारण, तरह तरह के फोर्स हैं। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। अब कुछ फोर्स की बात थी, तो अब ग्रेविटेशन के बाद कुछ और कौन से फोर्स होते हैं? पहला फोर्स तो ये रहा बेटा, ठीक। और इसकी डेफिनेशन की तरह आप कह लें या क्वेश्चन की तरह कह लें, क्वेश्चन भी तो वही है सेम कि व्हाट इज़ एंडोजेनिक फोर्स। क्वेश्चन तो सेम वही है ना बेटा कि व्हाट इज़ एंडोजेनिक फोर्स। तो बात आ गई एंडोजेनिक फोर्स पे और बात आ गई एक्सोजेनिक फोर्स पे। और जब भी कभी क्वेश्चन अगर मान लीजिए लॉन्ग में आने की कोशिश होगी तो हमेशा यही तो आएगा ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। तब आप दोनों को मिल के एक साथ आंसर लिखेंगे। अदरवाइज जो बेसिकली एक लाइन की पॉइंट है वो आपकी बहुत ईजी है कि द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो सारे फोर्स जो अर्थ की इंटीरियर में, हमेशा ध्यान रखें इंटीरियर में जो काम कर रहे होंगे तो वो एंडोजेनिक है। एंडो इसीलिए उसको अंदर के लिए बोला है। अच्छा, अब उन फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक। अच्छा, अब जो सरफेस पे इंटीरियर यानी जो अर्थ की बनावट है उसके अंदर जो वर्क करेगा वो तो एंडोजेनिक हो गया, और जो अर्थ की सरफेस पे ऊपरी तौर पे वर्क कर रहा है बेटा उसको क्या बोलेंगे? हमने उसको नाम दिया है बेटा एंडोजेनिक फोर्स। ईजी है ना, बहुत सिंपल है। और यहीं से वो क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स आप बनाएंगे। आपको भी ये चीज़ें समझ में आई हैं। ये बेटा आपकी एक्टिविटी के लिए है फिगर 3.1 ये वाला, ठीक। ये आपकी एक्टिविटी के लिए है। बेसिकली क्या है, अर्थ के मूवमेंट को डिवाइड किया है। तो अभी हमने एंडोजेनिक पढ़ा और एक्सोजेनिक पढ़ा। तो एंडोजेनिक में सडन फोर्सेस के बाद डिस्ट्रोटोपिक फोर्सेस हैं, जिसमें सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो जो आपके ज्वालामुखी हैं वो फटते हैं, लैंडस्लाइड ज़मीन खिसक जाती है इधर उधर। और जो ये डायस्ट्रोटिक फोर्स होते हैं इसमें बिल्डिंग माउंटेन्स वगैरह जो है इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ये इस तरह के फोर्सेस हैं। अच्छा, बाहरी तौर पे बात करें, अच्छा ये बताइए बिल्डिंग या माउंटेन्स क्यों खिसकते हैं, क्यों टूटते हैं? एंडोजेनिक है ना बेटा, इंटीरियर फोर्स में पृथ्वी के अंदर से ही तो मूवमेंट होता है, तभी तो उनकी नींव हिल जाती है और वो ऊपर तक आके असर करते हैं। अच्छा, बाहर की बात करें तो जिसमें इरोजनल डिपोजिशन होता है। इरोजनल मतलब बाहर जो चीज़ें, जैसे आप मिट्टी का कटान देखते हैं, कटना इरोजनल, और डिपोजिशनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाना। जिसमें रिवर में आप देखते हैं जब बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो एक जगह से मिट्टी बहाते हुए काटते हुए ले जाती है, दूसरी जगह ले जाके वो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। आप हवा को देख लें, हवा भी एक जगह से धूल मिट्टी उड़ा के एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट कर देती है। सी वेव्स को ही आप देख लें, सी के अंदर जो बहुत सारी गंदगी होती है वो सी शोर यानी किनारे आ जाती है। जैसे अभी ताउते बेटा चक्रवात चल रहा है पूरे इंडिया में, आप उसको महसूस कर रहे होंगे। कभी यहाँ से आ जाता है, कभी साइक्लोन, कभी अलग अलग नेम है समुद्री तूफान के। तो उस चीज़ की वजह से बाहर, शहरों के बाहर गंदगी आ जाती है। ग्लेशियर्स को आप देख लें, ग्लेशियर्स पे ऊपरी तौर पे, क्योंकि वहाँ जमाव किस चीज़ का होता है? बर्फ़ का। तो कहने का मतलब ये है कि इरोजनल कटाव होना, उसके बाद डिपोजिशनल होना, ये आपके एक्सोजेनिक यानी ऊपरी बाहरी तौर पे जो हो रहा होता है वो उस चीज़ की बात हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, हम लोग कभी भी ग्लॉसरी तो छोड़ते नहीं हैं, ग्लॉसरी तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हम लोग के लिए। तो ज़रा ग्लॉसरी पे बेटा ध्यान दें। तो ग्लॉसरी हमारी क्या कहती है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। द अर्थ's crust consists of several large and some small rigid irregularly shaped plates.
हम भी जानते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट होती क्या है, बनी किस चीज़ से होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अर्थ की क्रस्ट में होती हैं सेवरल लार्ज और स्मॉल रिजिड मतलब जो बहुत मजबूत होती हैं, सॉलिड होती हैं, इरेगुलरली मतलब ऐसा नहीं कि गोल हैं, चौकोर हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, मतलब किसी भी तरह की साइज की प्लेट्स हो सकती हैं, स्लैब होती हैं, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर, जिनके ऊपर हमारे सारे ओशन बने हुए हैं और जो हमारा ओशन फ्लोर है, ओशन फ्लोर समझते हैं, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए जैसे आप किसी स्विमिंग पूल को देख रहे हैं या किसी टैंक को देख रहे हैं, तो उसके नीचे सरफेस में हमने कुछ पक्का करके नीचे प्लेट की तरह बनाया हुआ है, वैसे ही ओशन है। पूरी दुनिया में जो ओशन के नीचे प्लेट्स हैं बेटा, फ्लोर की तरह यूज़ होती हैं, वो मूवमेंट करती हैं, तब भी इस तरह के तूफ़ानों का अपने आप में मूवमेंट होता है। तो ग्लॉसरी तो बेटा हमेशा से इम्पॉर्टेंट है ही, तो ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। ये इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म है, कैसे बदलाव आता है एंडोजेनिक से और एक्सोजेनिक से, तो ये एक्टिविटी के लिए है। आप में से सब लोग इसे ज़रूर बनाएंगे और कहा भी गया है आपसे बनाने के लिए, आप थोड़ा कलरफुल बनाया करें। जैसे ये सिंपल है, इजी है, इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म को दिखाया है, तो आप इजीली इसको अच्छे से बनाएं और कलरफुल करें, मतलब हल्का काम करें, अच्छा काम करें, कम काम करें, लेकिन बेहतरीन काम करें, ताकि आपको हर चीज़ समझ में भी यार आप एक अच्छा वर्क करके भी दें। ओके, अब जैसे बात आती है दूसरी तरफ, क्या जरा इस चीज़ को समझें तो आप एक बार, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड अदर टाइम्स प्रोड्यूस शो मूवमेंट्स। अब क्या बात आ गई इसमें घूम फिर के, कि जो एंडोजेनिक फोर्स है मतलब जो पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर जो फोर्स वर्क कर रहा है, वो कभी कभी कुछ इस तरह के मूवमेंट मतलब बनाता है, प्रोड्यूस करता है, एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और दूसरी तरफ वो स्लो मूवमेंट भी करता है। मतलब सोच के देखिए कि कोई चीज़ ऐसी हो कि वो मूवमेंट कर रही है, और कुछ इस तरह के मूवमेंट्स के इस टाइम पे कि वो तुरंत धीरे धीरे भी मूवमेंट कर रही है, दोनों ही चीज़ें। अच्छा, ऐसा होता क्यों होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक नीचे मैग्मा है या नीचे हीट है, गैस है, धूल है, हीट है अर्थ की क्रस्ट के नीचे, जब तक कि वो जिस तरह से बिहेव करती है उसी तरह से वो फोर्स में आने के बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। मान लीजिए मैग्मा या हीट बहुत ज़्यादा है तो कहीं कहीं भूकंप बहुत तेज आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें बहुत फास्ट हो सकती हैं। अच्छा, सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द अर्थ ऑफ सरफेस। अच्छा, आप भी जानते हैं कि अर्थक्वेक हो या वोल्केनोज हो, दोनों ही चीज़ों से तबाही बहुत ज़्यादा होती है। अर्थक्वेक बेटा भूकंप जो होता है, आप भी जानते हैं वो सडन मूवमेंट होता है, वो कितना डिस्ट्रक्शन, अब डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? तबाही, ठीक, तबाही उसका मतलब होता है नुकसान बहुत ज़्यादा। अर्थ के सरफेस पे ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, और वोल्केनो तो आप जानते हैं हर चीज़ को जला देता है, राख कर देता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा है। अगर वर्ड ओरिजिन की आप बात करोगे तो बात है कि एंडो यानी कि इनसाइड और एक्सो का मतलब आउटसाइड। बेटा ये चीज़ ना बड़ी मतलब बेहतरीन है समझने और जानने के लिए, अगर आप इसको जानेंगे कि एक्सो में आउटसाइड है और एंडो में इनसाइड है, ठीक। अब इसमें प्लस करके, प्लस क्या है? प्लस आप जेनिक वर्ड जोड़ो, इसमें जेनिक वर्ड जोड़ो तो हमें लास्ट फाइनली क्या मिलेगा? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। आई थिंक आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चों, ठीक है। आप जब इस वर्ड को समझ रहे हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, तो बात क्या है कि ये प्लस का अगर निशान है एंडो और इधर है एक्सो, अगर इसमें जेनिक जोड़ दीजिए। अब बात ये, एंडो का मतलब इनसाइड होता है, एक्सो का मतलब एग्जिस्ट से एक्सो आउटसाइड, और जेनिक का मतलब ओरिजिन, मतलब आप कहाँ से आपकी जनरेशन उत्पत्ति हुई है। तो जब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, तो आप बेसिकली इसको एक बार ज़रूर लिखेंगे, आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी। आप लिखेंगे एंडो प्लस जेनिक इक्वल टू, तो एंडो के ब्रैकेट में आप ज़रूर लिखेंगे इनसाइड, मतलब उसका मतलब लिखेंगे आप, इनको पॉइंट्स में लिखना, और जेनिक का मतलब ओरिजिन होता है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी इससे, और इक्वल टू एंडोजेनिक। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में आप किसको लिखेंगे बच्चों? एक्सो को, एक्सो प्लस जेनिक इक्वल टू, आप नीचे लिखेंगे एक्सो का मतलब बेटा आउटसाइड के लिए होता है, और जेनिक मतलब ओरिजिन, और एक्सोजेनिक। तो ये मतलब देखिए, पढ़ाने से मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, आपने रीडिंग कर ली, हो गया।
मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं जब भी आपको छोटी छोटी चीज़ भी अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप उसको पूरी फुली नॉलेज की तरह लें, बेहतरीन तरीके से लें। अपनी नॉलेज को इस तरह ना बढ़ाएं कि आप रट्टू तोता हो रहे हैं, रॉट कर रहे हैं। नो 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 नो, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आप क्वेश्चन कर सकें, और आपको जो भी डाउट होते हैं आप पूछा ज़रूर करें। ठीक है, हमने इतना पढ़ा बेटा। अब जरा हम वोल्केनो पे आते हैं कि वोल्केनो क्या चीज़ है, ज़रा ध्यान दें तो। ए वोल्केनो इज़ अ वेंट। क्या है वेंट? वेंट मतलब ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। तीन चीज़ें आ गई कि वोल्केनो बेटा क्या है, एक वेंट है, ओपनिंग है। जैसे अभी इस डायग्राम को हम अभी समझेंगे, कहाँ पे है? अर्थ की क्रस्ट में। और क्या होता है? थ्रू विच मोल्टन मटेरियल्स एरप्ट सडनली। मोल्टन मतलब पिघलता हुआ। अब जैसे आप ये चीज़ें देख रहे हैं, इसमें ये पिघलती हुई नीचे जा रही हैं, ऐसे गिर रही हैं, अंदर से आ रहा है, और ये ऊपर इस तरह से निकलते हुए जा सकता है, धुआं वुआं निकलता है, और ये इस तरह के सरफेस पे आकर फैल जाता है मैग्मा। तो बात ये है कि व्हाट इज़ वोल्केनो और डिफाइन वोल्केनो। तो उसकी सिंपल डेफिनेशन है कि वोल्केनो इज़ अ ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट से ओपन होते हुए बाहर निकलते हुए आता है, जिसमें से मोल्टन जो मटेरियल होता है वो सडनली बाहर आ जाता है। अच्छा, जब इसको समझेंगे तो हम क्या समझेंगे बेटा, ज़रा इसको एक बार देखना आप लोग। ये बड़ा इजी है, ये फिगर वोल्केनो का है, ये भी आपकी एक्टिविटी के लिए ही है। तो आप सब लोग इस दूसरी एक्टिविटी को भी बनाएंगे। आप कलर करिए इनको अच्छे से, आप ड्रॉ करिए बढ़िया मेहनत से, अच्छे से साफ इमेजेस बनाइए। आप देखते हैं कि ये मैग्मा का चैम्बर है, यहाँ ढेर सारा मैग्मा भरा हुआ है। ये क्रस्ट है हमारे अर्थ की, आप देख सकते हैं। नीचे ये मेंटल है, और आपने याद है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मेंटल कौन सा पार्ट होता है। अब जब यहाँ पे हीट और ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये बाहर की तरफ निकलते हुए ऐसे जाता है, आप देख रहे हैं इसको। तो जहाँ से ये वेंट मतलब ओपनिंग, ये पहाड़ों से इस तरफ से निकल रहा है, ये वेंट है। और ये लावा देखिए सरफेस पे बाहर आ गया, ये भी लावा गिर रहा है। और जो पहाड़ के ऊपर जो खुला हुआ मुंह होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ है ना, आप भले एक दिन में वोल्केनो को समझो, बट उसको प्रॉपरली समझो। ये सारी चीज़ हो गई, तो ये क्रेटर हो गया, ये आपका वेंट हो गया, और ये लावा है, और ये आपका वोल्केनो है। ठीक है, आई थिंक मुझे आज के लिए सिर्फ इतना ही रखना चाहिए, और आप बाकी सब चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ना इसके बाद क्लास में ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक पढ़ेंगे, और ये भी एक्टिविटी है बेटा आपकी, इसको भी आपको ड्रॉ करना होगा। बट आज कर लीजिएगा तो बेहतर है, नहीं तो हम कल जब क्लास लेंगे तब आपको बताएंगे ही। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, फिर डू यू नो में हम आएंगे। ये बहुत ही नॉलेजफुल चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, और कल हम इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए हम यहीं फिनिश करते हैं, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने यह चैप्टर फिनिश किया है, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछेंगे। इसके जो नोट्स हैं वो आप प्रॉपरली बना लेंगे बेटा, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, और जो डायग्राम हैं उनको भी आप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। और हाँ, कलर ज़रूर करना है आपको, जैसे आपने पीछे चैप्टर्स में बनाए थे ना जब हम लोग क्लास में थे ऑफलाइन मोड में, वैसे ही आप मतलब एक नीट एंड क्लीन काम कीजिए। थोड़ा पढ़िए बट अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, और अपनी क्लास को रेगुलर लेते रहिए। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मैंने आपको होमवर्क भी बताई दी है।